नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 कार्यपालिका और आज है उसका लेक्चर नंबर 10 और 10 के साथ हो जाएगी बस आज हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे और लास्ट टॉपिक कौन सा है? स्थायी कार्यपालिका, जिसे क्या कहा जाता है? नौकरशाही। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। देखिए, जब मैंने कार्यपालिका स्टार्ट करा था तो आपको पूरा समझाया था। कार्यपालिका दो प्रकार की है, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। ये जो स्थायी कार्यपालिका है इसको हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। गैर राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, इन सभी नामों से जानी जाती है। जो स्थायी कार्यपालिका है उसको गैर राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हर 5 वर्षों में बदलेगी नहीं, ये जब तक इन व्यक्तियों की उम्र 60 साल नहीं हो जाती है तब तक रहेंगे, इसलिए ये स्थायी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी, किसी की सरकार बनेगी गिरेंगी, पर ये लोग स्थायी है, ये अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। गैर राजनीतिक इसलिए क्योंकि इनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और एग्जाम देकर करके आगे बढ़ते हैं। आज की ये जो पूरा टॉपिक है उन बच्चों के लिए है जो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होकर करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आईएएस की, आज बात करेंगे कलेक्टर की, आज बात एसपी की। ये जो कार्यपालिका है ये उन्हीं की कार्यपालिका है। फिर इसको प्रशासनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो डेली का जो काम होता है सरकार का उसको संभालते हैं, जो प्रशासन है उसको संभाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या है? प्रशासनिक कार्यपालिका कहा जाता है। ओके, मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? ओके, देखिए, जैसे अब ये भैया सोच रहे हैं वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि जो मंत्री कोई भी निर्णय लेता है, अभी तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कि राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है। तो अब मंत्रियों ने जो भी डिसीजन लिया है उसको लागू कौन करेगा, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? तो ये सवाल इनके दिमाग में भी, ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा। तो अब इन मंत्रियों के जो निर्णय लागू करने का जो काम होता है वो ये जो स्थायी कार्यपालिका है वही करती है। स्थायी कार्यपालिका के हाथ में ही मंत्रियों के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। जब हम बात करते हैं शासन के कार्यकारी अंग, शासन के कार्यकारी अंग का मतलब जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारा शासन चल रहा है, उस शासन का जितना भी जो कार्य चल रहा है उसको चलाने में कौन कौन है? प्रधानमंत्री है, मंत्रीगण है। प्रधानमंत्री और मंत्रीगण को तो मिलाकर के हमने क्या कह दिया? सरकार कह दिया। अब उनके अलावा क्या होगा? नौकरशाही। नौकरशाही प्रशासनिक मशीनरी। प्रशासनिक मशीनरी या नौकरशाही किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जो स्थायी कार्यपालिका है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। नौकरशाही क्यों कहा जाता है इन लोगों को? देखिए, नौकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिविल सर्वेंट है, ये जनता के नौकर ही है, जनता के सेवक ही है। भाई कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो जनता का सेवक है, जनता के हिसाब से उनको काम करना है, जनता का काम करने के लिए ही उनको बिठाया गया है। और शाही इसलिए कि थोड़ा सा हल्के फुल्के नौकर नहीं है, महंगे वाले नौकर है, ठीक है ना। ऐसे नौकर है जिनके गाड़ी होंगी, जिनके पास 2-3 गार्ड एक साथ चलेंगे, सरकार उनको बंगला देगी, ठीक है, खूब सुख सुविधाएं संपन्न सारे सुख वहाँ पर मिलेंगे। तो थोड़े से हाई क्वालिटी वाले ये नौकर है, ठीक है। तो इतना सुनने में और इतनी कल्पना करने में बताइए मज़ा ही आ जाता है। तो सोचिए जिस दिन आप उस पोस्ट पर पहुँचेंगे और उस पोस्ट की अनुभूति को अनुभव करेंगे तो क्या कल्पना आप कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं, वो सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी का पूरा एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। मतलब प्रधानमंत्री भी होगा, मंत्रिपरिषद भी होंगे और जो सिविल सेवक होते हैं, नौकरशाही के जो व्यक्ति होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। इनको हम लोग नागरिक सेवा कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक सेवा, या क्या कहा जाता है? सिविल सर्विसेज इनको कहा जाता है। क्यों? और नागरिक सेवा इसलिए कहा जा रहा है जो अन्य सेवाएं जैसे कि सैन्य की सेवा, सैन्य सेवा जो मिलिट्री सर्विसेज होती है उनसे अलग करने के लिए इसको क्या कहा गया है? नागरिक सेवा कहा गया है। क्योंकि ये जो नौकरशाही के लोग हैं ये जनता से टच में, ये जनता से इनका मिलना जुलना होगा, ठीक है। ये जनता के टच में रहेंगे, नागरिकों के टच में रहेंगे और इनके द्वारा करे गए काम ही सबसे ज्यादा प्रभावित नागरिकों को करेंगे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नागरिक सेवा कहा जाता है। और इसीलिए जब यूपीएससी में भी क्या आता है? सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये जो एससी लिखा हुआ है वो किसके लिए है? सर्विस कमीशन के लिए। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। अब ये चीज आपने सोची है कि अगर हम हमारे मंत्रियों को उठा करके देखें तो कोई मंत्री बहुत ही कम पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। कोई मंत्री को मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होगा,
ठीक है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि चलिए मान लीजिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एक मंत्री हूं और मैं खूब पढ़ा लिखा हूं, परंतु मुझे एक फील्ड की जानकारी हो सकती है, सारे फील्ड की तो जानकारी हो नहीं सकती। तो जब एक जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, उनको हर फील्ड की जानकारी होती है, वो आप सोचते होंगे ये मंत्री इस पर भी बोल रहा है, स्वास्थ्य पर भी कुछ बोल रहा है, ये शिक्षा पर भी कुछ बोल रहा है, खेल कूद के मुद्दों पर भी कुछ बोल रहा है, या ये जो सरकार के जो अलग अलग लोग हैं ये अलग अलग निर्णय ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, इतना ज्ञान इनको कैसे है, इतनी नॉलेज इनको कैसे है। तो इनके जो पीछे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पीछे काम कर रहे हैं वो है स्थायी कार्यपालिका के लोग। यही मंत्रियों को एडवाइस देते हैं कि सर आपको ये नहीं, ये करना चाहिए, आप ये काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपको अमेरिका के साथ ऐसे संबंध रखने चाहिए तो बेटर है, और अगर आप चाइना के साथ रखेंगे तो ये ऐसा होता है। मतलब सारी की सारी हर जानकारी जो दी जाती है, जो हर सुझाव, जो हर एडवाइस मिनिस्टर्स को दिया जाता है, वो इन आईएएस अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, इस स्थायी कार्यपालिका के द्वारा दिया जाता है। और फिर इन्हीं के निर्णय सुनकर के मिनिस्टर पूरा एक अपना नजरिया बनाता है। देखिए ये जो है एक्चुअल बात होती है, वो एक्चुअल बात बताते हैं, और ये वो देखते हैं कि जनता क्या चाहती है। ओके, तो मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर जनता का प्रतिनिधि है, वो ये देखता है कि जनता क्या चाहती है, एक्चुअल में जनता जो चाहेगी उनको वही करना है, और ये उनको एडवाइस, एक्चुअल जो बात होती है वो बात बता देते हैं। देखिए सर ये ऐसा है, पूरा मैटर दे दिया, सारी एडवाइस, सारा सुझाव दे दिए। अब मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा निर्णय लेना है और कौन सा नहीं लेना, क्योंकि जनता के बीच में, लोगों के बीच में जो जाएगा वो मंत्री जाएगा, ये लोग नहीं जाएंगे। जनता किसको जानती है, मंत्री को जानती है, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि है। हमने उनको चुन करके भेजा है, हमने आईएएस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को चुन करके नहीं भेजा। हमारा सीधा जो लिंक है वो सांसद से है, विधायक से है, मंत्री से है। मैं ना आईएएस को जानता हूं ना आईपीएस को जानता हूं, तो इसलिए अगर जनता तारीफ करेगी तो भी मंत्री की करेगी, और अगर बुराई करेगी तो भी मंत्री की करेगी। तो ये लोग सिर्फ इनको एडवाइस देते हैं, पर ये जो एडवाइस होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप मान लीजिए कि देश में जितने भी फैसले होते हैं उसमें हर फैसले में इनकी एडवाइस को 90% तक मान लिया जाता है। कभी कभार होता है जो एडवाइस को मंत्री या प्रधानमंत्री ठुकरा करके एक नई बात रख दे, वो बात एक अलग होती है, पर 90% इनकी बात मानी जाती है, हर बार मानी जाएगी, हर बार इनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये पूरी देश का, पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर के वहां बैठे हैं और मंत्री को बता रहे हैं कि सर आप जिस राज्य में ये काम करना चाहते हैं उस राज्य में ये समस्या, इन समस्याओं को ध्यान देते हुए आप अपना काम करिए, ज़्यादा और बेटर होगा, और जो आप जिस समस्या पे काम करना चाहते हो वो समस्या और भी जल्दी दूर होगी। मतलब पूरा का पूरा एडवाइस देने का जो काम करती है वो स्थायी कार्यपालिका करती है। तो सरकार की जो स्थायी कर्मचारी, ये सरकार के स्थायी कर्मचारी है। अब चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, किसी की भी हो, तो सरकार के क्या है, स्थायी कर्मचारी। सरकारें बदलेंगी, सरकारें बदलने का अर्थ क्या है भाई, पहले किसी पार्टी की सरकार, अब किसी पार्टी की सरकार, पर ये सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं, ये लोग तो नहीं बदल रहे। तो इनके जो कार्य करने वाले जो लोग हैं वो प्रशिक्षित है। प्रशिक्षित का अर्थ क्या है, बहुत ट्रेंड है, ठीक है, और एक्सपर्ट अधिकारी है। तो नीतियां बनाने में और उनको लागू करने में मंत्रियों की मदद करते हैं, मंत्रियों की सहयोग करते हैं, मंत्रियों को बताते हैं अगर ये पॉलिसी बनेगी तो ये ज्यादा बेटर होगा। अब जो विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आम भाषा में बोलो जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए होंगे, उन नोटों पर भी कोई बहुत ही गजब का इकोनॉमिस्ट व्यक्ति होगा, अर्थशास्त्रियों की पूरी टीम मोदी जी के साथ बैठी होगी और उन्होंने सुझाव दिया होगा कि सर ऐसा काम करना चाहिए, इस काम के ये फायदे ये नुकसान है, और फिर प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड करा होगा कि फायदे ज्यादा हैं तो ठीक है हम क्या करते हैं, नोटबंदी कर देते हैं। तो वहां पर भी सुझाव देने वाले कोई आईएएस अधिकारी होंगे, कोई बहुत बड़े उस विषय में बहुत ही बड़े ज्ञानी होंगे, अर्थशास्त्री होंगे, राजनीतिक के ज्ञाता होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को ही वहां बिठाया जाता है जो सरकार को समय समय पर हर चीज की जानकारी देते रहते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। देखिए अब लोकतंत्र जहां पर है, जहां पे जनता की व्यवस्था है, वहां पे जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना है, जिन प्रतिनिधियों को, और जो मंत्रीगण है वो सरकार के प्रभारी है। मतलब सरकार की सारी जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऊपर और इन मंत्रीगण के ऊपर। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि हम लोग आईएएस आईपीएस को नहीं जानते, आईएएस आईपीएस को नहीं जानते। भाई आज आप मुझे बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री का जो सचिव है वो कौन है, आप नहीं जानते। प्रधानमंत्री जी का सचिव कौन है, आप नहीं जानते। सचिव मतलब जो आईएएस रैंक का व्यक्ति है वो है, जो उनको सुझाव देता है।
पर हम ये तो जानते हैं ना प्रधानमंत्री जी कौन है, हम ये भी जानते हैं कि वित्त मंत्री कौन है, मुख्य जनरली हम लोग जानते हैं, काफी बच्चे तो वो भी नहीं जानते, वो भी एक अलग बात है। परंतु फिर भी हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के बारे में तो ज्ञान होता है कि हाँ भैया ये नेता इस बार यहाँ से जीत करके गया है, इस बार इनके जीतने के आसार हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये मंत्री बन जाएगा। तो इस प्रकार से तो हम जनता का जो कनेक्शन होता है वो इन मंत्रियों से होता है, इन लोगों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम दूर दूर तक नहीं जानते। और इनको बिठाने में किसका योगदान है? सरकार का योगदान है। सरकार डिसाइड करेगी कि इस बार ये व्यक्ति मुझे सुझाव देगा, उस व्यक्ति को बिठाओ, और नहीं तो उस जो पहले बैठा होता उसको दूसरी पोस्ट दे दी जाएगी। तो निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी है। अब सरकार को जनता ने चुना है और जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, तो जनता के हिसाब से ही सारे काम होने चाहिए, और जनता के हिसाब से सारा काम कौन करेगी? सरकार करेगी। तो जो ये प्रशासन है, ये जो स्थायी कार्यपालिका है, ये भी किसकी देखरेख में काम करेगी? सरकार की देखरेख में काम करेगी। सरकार जैसा इनको कहेगी वैसा ही काम करेगी। कलेक्टर को क्या करना है? सरकार बताएगी ये काम करना है। एसपी को क्या करना है? सरकार बताएगी ये काम करना है। ठीक है, किसी भी अधिकारी को कौन बताएगा? सरकार बताएगी, मंत्री बताएंगे, उसके वहां के प्रतिनिधि बताएंगे कि आप ये काम करिए क्योंकि जनता ये चाहती है। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात बच्चों यही है कि जो जनता चाहेगी वही लोकतंत्र में होगा, और जो जनता जिसको नकार देगी वो काम नहीं हो सकता। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। अब जो संसदीय शासन है, विधायिका जो है वो क्या कर रही है? प्रशासन को नियंत्रित कर रही है। अब इसमें आप एक प्रकार से देख सकते हैं, विधायिका में कौन है? विधायिका में हम कहें कि भाई सारे के सारे सांसद है। ठीक है, लोकसभा के, राज्यसभा, ये दोनों हैं, तो उसके जो सांसद है। अब इन सांसदों से कहीं ना कहीं सरकार बन रही है। तो देखो मैं दोनों प्रकार से आपको बताता हूं। एक तो आप ये देखते हैं कि जो सरकार है वो प्रशासन को नियंत्रित कर रही है। अभी तो लास्ट लाइन पे ये तो पढ़ा है कि मंत्रीगण और प्रधानमंत्री वही तो प्रशासन और उनके नियंत्रण को देखरेख कर रहे हैं, उसी पर कंट्रोल करके रखे। तो सरकार कंट्रोल कर रही है, मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है? विधायिका। अब ये भी देखिए, प्रशासन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सरकार। और सरकार जो कार्यपालिका उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? विधायिका। तो अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका किसको कंट्रोल करने लगे? प्रशासन को कंट्रोल करने लगे। ओके, इसके अलावा और बात बताता हूं आपको। विधायिका में कौन है? सांसद है। अब ये सांसद हर इलाके का सांसद होगा। ठीक है, अभी जो सांसद है ये अपने इलाके के कलेक्टर को आदेश दे सकता है, भैया ऐसा काम करो यार, जनता चाहती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा, आज विधायक आए दौरे पर, आज सांसद आए दौरे पर, कलेक्टर गए साथ में। ठीक है, आज उस नेता ने अधिकारी को लताड़ा, बोला किस प्रकार से आप जनता की अनदेखी कर रहे हैं, जनता की अनसुनी कर रहे हैं। कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जनता ने जिनको चुना है वो पावरफुल है। जनता ने जिनको चुना है वो पावरफुल है। अब वो ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितने शिक्षित हैं कितने नहीं है, पर जनता ने जिनको चुना है वो पावरफुल है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। तो यहां पर सरकार अगर प्रशासन को नियंत्रित कर रही है तो सरकार को विधायिका नियंत्रित कर रही है उस रूप में भी, और हर सांसद प्रशासन को नियंत्रित कर रहा है तो उस रूप में भी आप देख सकते हैं कि विधायिका नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। यह मंत्री की जिम्मेदारी है। ठीक है, मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण, जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, वो पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। दक्ष का मतलब होता है एफिशिएंट, जो सही से काम करने वाली जो प्रशासनिक मशीनरी है। प्रशासनिक मशीनरी का मतलब क्या आ गया कि भाई आपके जितने भी अधिकारी हैं ये सब हैं, वो सब एफिशिएंट है, मतलब एक सही से काम करने वाली मशीनरी आपको भारत में देखने को मिलती है। लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, और ये राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकली आपको जवाब देना होगा। आप मंत्री अगर कोई सवाल पूछेगा आपको उसकी बात का जवाब देना होगा, और मंत्री फिर संसद में जाकर के देगा। और संसद क्या है? जनता के ने जिन लोगों को चुना है उनका मंदिर है, वो वहां जाकर के बैठते हैं, देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। देखिए, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। नौकरशाही से मतलब ये जितने भी आप देखते हैं सिविल सेवक है, आईएएस अधिकारी है या सब, इनसे एक अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से क्या हो? तटस्थ हो। तटस्थ होने का अर्थ क्या होता है? तटस्थ होने का मतलब है आप न्यूट्रल हो, आप किसी के साइड भी नहीं रहो। किसी की भी साइड होने का मतलब ये होता है कि भाई आप ना तो किसी विचारधारा को समर्थन करो, ठीक है, कि भाई जैसे बोलो नहीं बीजेपी बढ़िया है कांग्रेस बढ़िया है, ऐसा नहीं करना। आप बिल्कुल तटस्थ हो, आप कांग्रेस बीजेपी की तरफ नहीं हो, आप देश के संविधान की तरफ। आप किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करोगे, जो मुद्दा जब देश का संविधान जो बोल रहा है उस हिसाब से जाओगे। आप किसी जाति को, आप किसी वर्ग को समर्थन नहीं करोगे, आप किसी विचारधारा के लिए नहीं हो, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो। आपके सामने अमीर आ रहा है तो उसकी भी सुननी है, गरीब आ रहा है तो उसकी भी सुननी है, किसी भी जाति वर्ग का आ रहा है उसकी भी सुननी है, कोई भी धर्म का व्यक्ति आ रहा है उसकी भी सुननी है, और मंत्री आ रहा है तो उसकी भी सुननी है, और
विधायक सांसद आना है तो उसकी भी सुननी, आपको सबकी सुननी है, और जिस अनुसार संविधान देश का जो कहता है उस अनुसार आपको काम करना है। तो आपको तटस्थ रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है, किसी की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक तरफ झुकाव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस पार्टी को, उस विचारधारा को समर्थन कर रहे हो, और अगर उस पार्टी, उस विचारधारा को आप समर्थन कर रहे हो तो क्या हुआ, इसका मतलब कि आप उस पार्टी के दबाव में हो, और हो सकता है कि आप उस पार्टी के दबाव में आकर के कोई गलत काम कर दो, और जो दूसरे जो अपोजिशन में है, अलग पार्टी के लोग, दूसरी विचारधारा के लोग, हो सकता है वो सही हो, फिर भी आप उनकी बात ना सुनो तो ये गलत बात होगी। तो नौकरशाही से हमेशा ही अपेक्षा, ही उम्मीद की जाती है कि आप राजनीतिक रूप से क्या हो, तटस्थ हो, आप पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए। आप किसी से भी प्रभावित नहीं होना आपको कि नहीं यार देखो ये तो इस पार्टी को तो हम बचपन से वोट देते हुए हैं, बचपन से मतलब 18 साल के थे जब से, तब से वोट देते हुए आ रहे हैं, तो इस पार्टी से तो हमारा लिंक है, जुड़ा हुए नहीं। अगर आप उस पद पे पहुंच चुके हैं तो आप ये सब कुछ भूल जाइए, और आप एक न्यूट्रल होकर के सारी गतिविधियों को देखिए, और फिर एक जो सही निर्णय संविधान के अनुसार होता है वो निर्णय आप करिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। और इन फ्यूचर अगर आप भी IAS अधिकारी बनते हैं, अगर आपको भी किसी ऐसी जगह पोस्ट मिलती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है कि आपको किसी पार्टी को समर्थन नहीं करना है, किसी विचारधारा को समर्थन नहीं करना है। आप बिल्कुल जो संविधान के अनुसार सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। तो अगर नौकरशाही किसी भी नीतियों पर विचार कर रही है, कोई भी नीतियां बनवा रही है या कोई भी काम कर रही है, तो उस पर किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। राजनीतिक दृष्टिकोण का मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको किसी एक्स पार्टी के अंदर आपको अच्छी पोस्ट पे बिठा दिया गया। अब आप सोच रहे कि नहीं यार इस पार्टी ने बिठा तो लिया, पर मैं इस पार्टी के काम से, विचारों से खुश नहीं, तो आप गलत नीतियां दें, ठीक है, आप दूसरी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको समर्थन कर रहे हो, या आपको जब वहां पे बिठाया गया है तो आप एक विचारधारा से प्रभावित होकर के, किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से, आप किसी एक जाति की विचारधारा से, आप किसी एक धर्म की विचारधारा से प्रभावित होकर के सिर्फ और सिर्फ उस प्रकार की ही नीतियां बनवा दो, तो वो भी गलत है। आपको मतलब किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं रहना है, चाहे वो समुदायों का हो, चाहे वो सरकारों का हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का हो। आपको राजनीतिक दृष्टिकोण, किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करना। आपको जो एग्जैक्ट बात है वो सही बात आप लोगों को मेंशन करनी कि हाँ इसके ये फायदे होंगे और इसके ये नुकसान होंगे। इन चीजों को इन देशों में भी अपनाया गया था तो ये फायदे हुए थे, पर कुछ देशों में इस चीज के नुकसान हो गए। तो आपको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण को सपोर्ट नहीं करना, मतलब आप बिल्कुल न्यूट्रल रहे। आप किसी के दबाव में होकर के या किसी के समर्थन में, किसी के पक्ष विपक्ष में होकर के आप नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते। कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे, प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। देखिए अब ये तो लोकतंत्र में खासियत है कि भैया आज किसी पार्टी की सरकार है तो फिर और किसी पार्टी की सरकार होगी, तो 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती है। अब सरकारें बदलती रहती है तो क्या होगा कि वो नीतियां बदल देंगे, जो पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को बदल देंगे। जैसे कि हम लोग बात करें कि 1950 से योजना आयोग चलता हुआ आ रहा था, पर 2015 में आकर के मोदी जी ने बदल दिया, सरकार बदली, योजना आयोग बदल दिया, ठीक है। अब और कभी और कोई सरकार बदलेगी, हो सकता है कि कोई आज मोदी जी योजना चला रहे हैं उस योजना को हटा दे। मोदी जी ने ऐसे कोई योजनाएं हटा दी होंगी जो पहले कांग्रेस चला रही होंगी, या आप अपने राज्यों में देख लीजिए, पहले की सरकार जो थी, अब जो सरकार आई वो पहले की योजनाओं को हटा रही है। तो क्या होता है कि जो नई सरकार चुनकर के आती है वो नई नीतियां, नए तरीके से वो काम करना चाहती है। तो अब आप क्या हो, आप तटस्थ हो, आप ना इस पार्टी के पक्ष में थे ना उस पार्टी के पक्ष में थे, आपको तो बिल्कुल सही राय देनी है। तो अगर आप एक पार्टी के पक्ष में हो गए तो आप जो नई सरकार चुनकर के आई है, कहीं ना कहीं आप उसको सही नीतियां बनाने में उसकी मदद नहीं कर सकते, और अगर नीतियां सही नहीं बनी तो इसका नुकसान पार्टी को नहीं होता, इसका नुकसान किसको होता है, देश को होता है। तो नई सरकार को अपनी नीति बनाने और लागू करने में मदद करें। तो इस प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि सरकार किसी की भी बनो, कोई सी पार्टी के लोगों की बनो, कोई से विचारधारा के लोगों की बनो, हमें बिल्कुल और बिल्कुल सही नीति का निर्माण कराना है, और ऐसी नीति का निर्माण कराना है जो कि देश के लिए बेहतर हो। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ आप मंत्री के सामने, सरकार के सामने रख दे, फिर सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो जो भी अपनाना चाहे वो अपना सकती है, ठीक है। आप फिक्स हो। देखिए आपके लिए ना, अगर जो भी प्रशासन में बैठा हुआ होता है, जो सचिव हो, जो कार्यपालिका में है, चाहे कार्यपालिका में मैं बात कर रहा हूं, चाहे सरकार की कर लीजिए, चाहे आप स्थायी कार्यपालिका की कर लीजिए, हम सभी के लिए ना जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो संविधान है। अगर आपको
सरकार के कामकाज को मापना है कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही, संविधान को आधार बनाइए। कोई समुदाय किसी प्रकार की मांग कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, संविधान को आधार बनाइए। ये व्यक्ति जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, संविधान को आधार बनाइए। तो संविधान सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है किसी भी देश में। यही आधार है पूरे देश को चलाने का, यही आधार है सरकार को बनाने का, यही आधार है सिविल सर्वेंट बनाने का या नौकरशाह बनाने का। अभी हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 315 की, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की बात होती है। जो यूपीएससी आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी आईएएस आईपीएस के, उसका भी आधार क्या है? भारत का संविधान है। ये संविधान सर्वोच्च ग्रंथ हम सभी के लिए, तो इसको मान करके और इसको अपना करके ही हमें किसी भी चीज का हम मापदंड तय कर सकते हैं कि ये सही हुआ या गलत। अब देखिए जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सेवाएं हैं, उनका कुछ वर्गीकरण करा गया है, ठीक है, उनको कुछ डिवाइड करा गया है। तो वर्गीकरण में देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें दो आती है बच्चों। एक होती है भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम कहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरी होती है बच्चों भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम क्या कहते हैं आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती हैं केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं में क्या आता है? भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा। फिर इसके अलावा है प्रांतीय प्रशासनिक सेवाएं, प्रांतीय प्रशासनिक सेवाएं। अब मैं आपको एक एक समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं, ये दोनों जो चुन करके आती हैं ये यूपीएससी के थ्रू ही चुन करके आती है, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कराता है और उस यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराता है और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू चुन करके आती है। सबसे पहली बात, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब ये होता है कि ये लोगों को कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आईएएस को कहीं पर भी बिठा सकते हैं, कलेक्टर भी बना सकते हैं, पर ये जहां पर भी जाएंगे उस डिपार्टमेंट के हेड बन करके ही बैठेंगे, उसके नीचे नहीं रहेंगे। हेड ही होंगे किसी भी डिपार्टमेंट को। किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, केंद्र में भी काम कर सकते हैं और राज्य के पास भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जहां काम लगाएगी सरकार वहीं ये काम कर सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट पे उनको इंटरेस्ट मिल सकती है, पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही ये लोग रहेंगे। फिर बात करते हैं भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, दोनों सेम रैंक के लोग रहेंगे। केंद्रीय सेवाएं आते हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। ये भी होने को तो केंद्र सरकार के अधीन है, पर ये मुख्यतः केंद्रीय सेवाएं हैं और केंद्र सरकार के अनुसार ही ये लोग काम करते हैं। तो इसमें भारतीय विदेश सेवाएं बिल्कुल टच में रहेंगे प्रधानमंत्री के कि सर यहाँ पर हम लोग हैं और यहाँ पर आज हमने उनसे बात करी है तो आपकी मीटिंग तय कर देते हैं, इस प्रकार से पूरा। भारतीय राजस्व सेवाएं, जिसमें कस्टम टैक्स वैक्स सब कुछ आ जाता है, तो उसकी सेवाएं। फिर क्या होता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम करा रहा है पूरे देश के लिए, हर राज्यों का अपना अपना क्या है सेवा आयोग है, ठीक है। तो वो भी क्या है एग्जाम कराता है। तो जैसे हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवाएं पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं हैं, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं। तो इस प्रकार से हर राज्य के भी क्या है अपनी एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराया जाता है, पर वो उनको जो जॉब करनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस राज्य के अंदर अंदर करनी होगी, उनको पूरे इंडिया में नहीं भेजा जाता है। ओके, तो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय प्रशासनिक सेवाएं, तीन प्रकार की सेवाओं का हमने यहाँ पे वर्णन आपकी किताब ने करा है। मैंने आपको तीनों समझा दिया है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय प्रशासनिक सेवाएं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। तो जो हमारे संविधान निर्माता है गैर राजनीतिक, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, ये गैर राजनीतिक कार्यपालिका है जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारे जो संविधान निर्माता है वो गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक, व्यावसायिक रूप का मतलब क्या होगा, प्रोफेशनली ही वो क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो,
प्रोफेशनली उनको प्रशासन चलाना आना चाहिए। तो एक ऐसी इफिशिएंट और एक इतनी बेहतरीन प्रशासनिक सेवाओं के लोगों का और उनकी इंपोर्टेंस हमारे संविधान निर्माता जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। तो सिविल सेवा में और नौकरशाही में बिना किसी भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर क्या चयनित किया जाना चाहिए था कि हाँ भैया जो उनमें जो टॉप क्लास लोग हो उनको क्या बिल्कुल उसमें बिठाया जाए और वो देश की सरकार को सही निर्णय दे, सही नीतियां उनके पास बनाए और वो देश में लागू करी जाए। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। तो इसमें अनुच्छेद 315 भारत के संविधान का कहता है कि केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और राज्यों के लिए भी सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत। तो भारत सरकार के जो जितने भी सिविल सेवा का सदस्यों की भर्ती करनी है उसका काम कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग करेगा। ऐसी ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाई गई है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो एक उनको निश्चित कार्यकाल, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए उनको नियुक्त कर दिया जाता है कि भाई आप इतने समय के लिए रहेंगे। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जाए कि नहीं भाई ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट जाती है और राष्ट्रपति जी उनको हटा देते हैं। ठीक है, हटाने का, अपॉइंट करने का जो भी काम होता है वो सारा राष्ट्रपति जी के पास ही होता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। तो देखिए, अब दक्षता होनी चाहिए, एफिशिएंट बिल्कुल होने चाहिए, उनमें योग्यता भी होनी चाहिए, उनमें इतनी कैपेसिटी, इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो देश की नीति निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सके। परंतु जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको भी तो नौकरशाही में मौका मिलना चाहिए, उनका भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नहीं तो अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जिनके कोहनी पर चोट लगी है वही दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो उन वर्गों के लिए क्या योजनाएं बेहतर होगी, सरकारों को वही बता सकते हैं कि सर ये योजना है ना, ये ज्यादा बेहतर होगी, इस पर सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए। इसीलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरी की रीढ़ होते हैं। देखिए, अब भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और तो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, इनका जो चयन करेगा वो कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसको जो जिन लोगों ने क्रैक करा है वो लोग ये भी कहते हैं कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, जिसके बारे में आप कुछ भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यूपीएससी ऐसा कर देगा। वो कहीं से क्वेश्चन उठा करके दे देता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो चाहता है कि आप लोग अच्छे से अच्छा एग्जाम दे तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देगा जो बिल्कुल 10वीं का बच्चा भी कर दे। ठीक है, और वो चाहता है नहीं तो आपको दुनिया में कहीं पर भी उसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते उनको। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवाएं ये सेंटर के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, केंद्र सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। मतलब आज जितने भी आप आईएएस आईपीएस देखते हैं वो सब किसके अधीन है? प्रधानमंत्री जी के अधीन है, मोदी जी के अधीन, उनके अधीन है। परंतु इनको क्या करा गया कि स्टेट्स में भेज दिया गया, राज्यों में भेज दिया गया, और इनको किसके अधीन कर दिया गया? राज्य सरकारों के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आज इतने कलेक्टरों का तबादला कर दिया मुख्यमंत्री जी, आज इतने एसपी अधिकारियों का तबादला करा मुख्यमंत्री जी। तबादला मतलब ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, या आज इनको यहां से हटाया वहां रखा, इस डिपार्टमेंट से हटा के उस डिपार्टमेंट में भेजा। अब हर राज्य को जितने आईएएस आईपीएस के अधिकारियों की जरूरत होती है उतने आईएएस आईपीएस अधिकारी नियुक्त कर करके उन राज्यों में भेज दिए जाते हैं। अब ये जो राज्य सरकारें हैं, ये राज्य सरकारें ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। ये ट्रांसफर कर सकती हैं, डिपार्टमेंट चेंज कर सकती हैं, डिपार्टमेंट विभाग बदल देंगे कि भाई आप इस विभाग के नहीं उस विभाग के अध्यक्ष बन जाइए, उस विभाग के नहीं उस विभाग के अध्यक्ष बन जाइए। बाकी कभी भी राज्य सरकारें किसी आईएएस या आईपीएस को हटा नहीं सकती, कभी भी आईएएस या आईपीएस को हटा नहीं सकती, क्योंकि वो किसके हैं? वो केंद्र सरकार के हैं, वो केंद्र सरकार के हैं। तो आईएएस आईपीएस को राज्य सरकार कभी नहीं हटा सकती। राज्य सरकार सिर्फ ट्रांसफर और डिपार्टमेंट बदलने के अलावा वो उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। पेमेंट करेगी केंद्रीय सरकारें करेंगी, सब कुछ जो उनका लेखा जोखा होगा वो केंद्र सरकार रखेंगी। सारे के सारी जो पावर है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। और जब हम लोग संघवाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये भी देखेंगे कि भारत में संघवाद की व्यवस्था है
केंद्र और राज्यों में दोनों जगह सरकारें हैं और दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, परंतु भारत में जो सत्ता है, जो पावर है, वो केंद्र की तरफ उसका ज्यादा झुकाव है। केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा मजबूत है। यहां पर भी अब आप देख लीजिए कि राज्यों के पास अधिकारी भी कौन भेज रहा है, केंद्र सरकार भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो किसके अधीन रहेंगे, केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे। और केंद्र सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था कि अधिकारियों पर आधिपत्य, ठीक है, कि जो अधिकारियों की जमात है उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, प्रधानमंत्री का रहेगा। तो आप देखिए जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है उन सब पे किसका नियंत्रण है, प्रधानमंत्री जी का नियंत्रण होगा। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है जहां पर वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। तो अब एक आईएएस को, एक आईपीएस को क्या कर दिया जाएगा, राज्य को सौंप दिया जाएगा, राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। और फिर जो राज्य सरकार उनको काम देती है वो काम करते हैं, राज्य सरकार के अनुसार काम करते हैं, उनकी देखरेख में काम करते हैं। परंतु पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, उनका सब कुछ जो कंट्रोल होगा वो केंद्र से ही होगा। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो उनको नियुक्त किसने करा, अपॉइंट किसने करा है, केंद्र सरकार ने करा है, क्योंकि उनका सारा खर्चा ही केंद्र सरकार उठा रही है। ट्रेनिंग कौन करवा रही है, केंद्र सरकार करवा रही है। यूपीएससी के मेंबर्स को तनख्वाह कौन दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। यूपीएससी का जो सब कुछ सिस्टम चल रहा है वो केंद्र सरकार के अनुसार चल रहा है, वो उनको बना रही है, ट्रेनिंग केंद्र सरकार करवा रही है, सारे काम ही केंद्र सरकार करा रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर राजस्थान ने बोल दिया हमें 10 आईएएस की और 5 आईपीएस की अब जरूरत है, तो 10 आईएएस और 5 आईपीएस वहां भेज देगी, बाकी सारा का सारा कंट्रोल वहीं पे ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। तो ये जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करना, उनको हटाना, उनको पोस्ट पे रखना है या नहीं रखना, ठीक है, ये सारी की सारी जो कार्रवाई करने का जो पावर है ना, वो केंद्र सरकार के पास है, वो राज्य सरकारों के पास नहीं है। राज्य सरकारें, मैंने क्या कहा, ट्रांसफर कर सकती हैं और कभी कभार विभाग बदल देंगे, पर बाकी और कुछ भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। तो राज्यों के जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, अब राज्यों में जो मुख्य मुख्य पदों पे बैठे हैं सारे प्रशासनिक अधिकारी, वो भी किसके अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में। तो केंद्र सरकार के हिसाब से वो काम करते हैं, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल में रहते हैं। देखिए, उनको आदेश देने का जो काम करेंगे वो राज्य सरकार भी करेंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई कलेक्टर है और वो बोल देगा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को, मैं तो नहीं कर रहा, जाओ, मैं तो केंद्र सरकार का अधीन हूँ, ऐसा नहीं है। वो राज्य सरकार को जब सौंप दिया गया है तो राज्य सरकार के अनुसार वो काम करेगा, ठीक है। राज्य सरकार को कोई नीतियां सुझाएगा, जो सुझाव देगा वो देगा और राज्य सरकार की बात भी मानेगा, पर उनको हटाने का जो प्रावधान है ना, वो केंद्र सरकार के हाथ में। बाकी वो सब कुछ राज्य सरकार के अनुसार ही करेगा और जैसा जैसा राज्य सरकार चाहेगी वैसा ही वो करेगा। ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी केंद्र के अधीन है। तभी तो आप देखिए ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करा रहा है, तब इनका इस्तेमाल करता है, मतलब यूज करता है, मतलब उनको ड्यूटी पे लगाता है। ड्यूटी पे तो वो चाहे तो किसी को भी लगा सकते हैं, उस समय पूरी छूट होती है उनके पास, पर मुख्य जो जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं को ही सौंपी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। अब देखिए, आईएएस और आईपीएस ये तो भेज दिए भैया, किसने, केंद्र ने भेज दिए, ठीक है। अब जैसे केंद्र ने भेजे हैं और इनको बनाया किसने, यूपीएससी ने, अनुच्छेद 315 के तहत। यूपीएससी 315 के तहत बनी है। जब यूपीएससी 315 के तहत बनी है तो उसमें यह भी कहा गया कि एससी भी बनेगी, मतलब स्टेट पीसीएस भी बनेगी, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी बनेंगे, राज्य के लोक सेवा आयोग भी बनेंगे। तो आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये आयोग देखने को मिलते हैं। तो वो वहां के राज्यों को, प्रशासन को और अच्छे से चलाने के लिए राज्य की प्रशासनिक सेवाएं जारी करते हैं। तो अब उसमें जैसे कि राजस्थान प्रशासन आयोग, तो अब ये आईएएस बन गया तो राजस्थान में आरएएस भी होगा, आईपीएस है तो आरपीएस भी होगा। ये मुख्यतः राज्य के अधीन है, ये केंद्र के अधीन नहीं, क्योंकि इनका सारा का सारा जो जिम्मा है वो राज्य सरकार ही उठा रही है। तो ये राज्य के अधीन ही आरएएस और आईपीएस, ये उनके अनुसार ही काम करते हैं। काम दोनों जिस सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब जैसे राज्य सरकार में कोई आरएएस है, अब वो ऐसा नहीं कि उसके एरिया में मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का दौरा हो गया और वो मना कर दे, नहीं मैं तो राज्य सरकार के अधीन हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये मतलब पूरा एक सिस्टम है कि भाई जो जिस संवैधानिक पदों पर बैठा उनको तो आपको सभी को इज्जत करनी है और हमें भी करनी है। वो सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी की बात नहीं है कि आप आईएएस आईपीएस हो तभी आप इज्जत करोगे, वो सबकी इज्जत करनी है। बस मुख्यतः बात इतना सा डिफरेंस ये है कि आईएएस और आईपीएस पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर सकता, उनको हटाना, उनको रिमूवल देना वो नहीं कर सकता। आरएएस और आरपीएस पे कर सकता है, बाकी ये मिलजुल करके काम करते हैं, एक साथ होकर के ही काम करते हैं। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। तो नौकरशाही क्या है,
वो माध्यम है, वो मीडियम बन चुका है, जिससे कि जो लोक हितकारी, जो जनता के हित में, जनता के भले में जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसी होती हैं, वो जनता तक पहुंचती हैं। देखिए कि भैया सरकार ने कोई भी पॉलिसी बनाई, अब इस सरकार की जो भी पॉलिसी है वो नौकरशाही को पता चलेगी कि हमारी सरकार ने पॉलिसी बना दी है। अब ये नौकरशाही की जिम्मेदारी है किस तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। तो सरकार और जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक माध्यम का काम कर रही है, ठीक है। इनकी बात नौकरशाही सरकार की बात भी सुनता है, जनता की बात भी सुनता है। अब आप मान लीजिए आप कलेक्टर हैं, तो आपके पास दिन में हजारों ऐसे लोग आएंगे जो ये बोलेंगे हमारी ये समस्या है। आज आपके कलेक्ट्रेट के बाहर कोई मटके फोड़ रहा है, कह रहा है हमें पानी की समस्या है, कोई कह रहा है हमारे स्वच्छता बिल्कुल खराब हो रखी है, बिल्कुल गंदगी है, कोई कहता है हमारी सड़क की लाइटें नहीं जलती। तो अनेकों समस्या आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। अब वो समस्या आपको पता है, तो आप वहां के इलाके के मंत्री को बोल सकते हैं, सांसद को, विधायक को बोल सकते हैं कि आप ऐसा काम करिए। फिर सरकार ने कोई नीति बनाई, वो आप तक पता चली, ठीक है, आपको पता चली। अब जनता में से कोई ऐसा व्यक्ति आया, वो बोला कि सर मेरे साथ ये समस्या है, और आपको पता है यार ये तो योजना रखी सर, आपके साथ, आपके लिए ये योजना रखी, आप इसका फायदा लीजिए, आप ये यहाँ से फॉर्म ले लीजिएगा, फॉर्म भरिएगा और आप उस योजना का फायदा लीजिएगा। तो जनता के लिए जो लोक हितकारी योजना है, जो नीतियां है, उनको पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम नौकरशाही है। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ये एक बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात भी है। देखिए हम लोग हमेशा एक विधायक से, सांसद से, एक नेता से रिलेशन आसानी से बना लेते हैं, पर अधिकारियों से रिलेशन इतनी आसानी से नहीं होता। बहुत ही कम होंगे कोई ये कहता होगा कि मैं आईएएस से मेरी जान पहचान है, कलेक्टर को मैं जानता हूँ, पर हाँ ये कह देगा कि इस फलाना ढिमका पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, ठीक है, या प्रदेश अध्यक्ष, उसको मैं जानता हूँ, मैं नेता से बात करवा देता हूँ, वो भी मेरी गाड़ी छुटवा लेगा, ऐसा वैसा। हम अधिकारियों को नहीं जानते, क्योंकि अधिकारी, जो नेता है ना, वो चाहे चुनाव के दौरान ही जनता के सामने आए, पर एटलीस्ट जनता के सामने आता तो, अधिकारी नहीं आते। अधिकारी तो मुख्यतः जो काम सौंप रखे वो काम करते हैं, और कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार अधिकारी के पास कौन जाएगा, ठीक है ना, उनसे कौन बात करेगा, ठीक है, मतलब, और थोड़ा सा प्रोसीजर भी उनको डिफिकल्ट लगता है कि उनसे जाओ, बैठो, बात करो। नेताजी के सामने तो थोड़ा सा नेताजी हाँ हाँ बोलो, ठीक है, फूल से बांटेंगे नेताजी, कंबल से बांटेंगे, तो थोड़ा सा वो, मतलब कहते हो कि अपनापन सा महसूस होता है नेताजी के साथ, ठीक है ना। पर जो अधिकारी वर्ग है, अब वो अधिकारी वर्ग रह गया, तो वहाँ मैच नहीं हो पाती, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, वो मैच नहीं हो पाती, और लगता है कि यार ये बहुत ही बड़े लोग हैं, कैसे मिल पाए और कैसे नहीं। ये लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो ये लोगों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जो नौकरशाही है, जो ये जितने भी सिविल सर्वेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये सामान्य नागरिक जो हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनकी मांग और उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं है। उतनी आशाओं पर ये खड़े नहीं उतरते, जितना उम्मीद जनता करती है उतनी उम्मीद ये पूरी नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं बीच में जो मध्यस्थता कर रहे हैं ये लोग, सही नहीं है। या तो सरकार की बात हम तक सही से नहीं पहुंचाते हैं, या हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब कोई भी संगठन किसी प्रकार का आंदोलन करता है, तो वो ये, जैसे वो कहेंगे कि राष्ट्रपति साहब के नाम का आज ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। तो ये मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है? सरकार के अंग है, ठीक है, सरकार के अंग है, सरकार है ना ये लोग। और हम ज्ञापन किसको सौंप रहे हैं? कलेक्टर को सौंप रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर को सौंप रहे हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक आईएएस आरएएस अधिकारियों को सौंप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार के और हमारे बीच में मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। हम उनको सौंपते हैं, वो सरकार तक पहुंचाते हैं कि सर इतने इतने लेटर्स आए, ये लेटर्स, इतने लेटर्स हैं, तो प्लीज इन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। और वहां से भी कोई जानकारी देते हैं तो वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। परंतु फिर भी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं का प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। पर लोकतांत्रिक सरकारें नौकरशाही को नियंत्रित करती है, ठीक है भाई। जनता ने सांसदों को चुना या विधायक को चुना, ठीक है, तो ये सांसद और विधायक क्या करेंगे? सरकार का गठन करेंगे, और ये सरकार ही प्रशासन को ध्यान देती है, प्रशासन का ध्यान रखती है कि हाँ भाई प्रशासन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सरकारें सही से उन पर ध्यान रखती है तो 100% काफ़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है, काफ़ी समस्याएं दूर की जा सकती है, अगर सरकारें बिल्कुल सही रूप से उन पर ध्यान करती है, कंट्रोल करती है। और हम बहुत सी बार देखते भी हैं कि जब कोई मंत्री का या किसी नेता का दौरा होता है, तो काफ़ी बार
मंत्री अधिकारियों को डांटा भी जाता है कि आप जनता के अनुसार काम करिए, जनता जैसा कह रही है वैसा काम करिए। तो बहुत सी बार अधिकारियों को डांट सुननी भी पड़ती है, ठीक है। और बाकी तो पूरा आगे से ऊपर आदेश आते ही रहते हैं कि आपको आज ये काम करना है, आज ये मीटिंग आप लोगों को अटेंड करनी है, जनता के बीच में जाना है, ठीक है, इस प्रकार के कार्यक्रम है। पर जनता को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नेता के साथ कॉन्टेक्ट बनाना आसान है, अधिकारी के साथ नहीं। अधिकारी से मिलना, अधिकारी के पास पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर नेता के पास नहीं। वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिकों के हाथ का खिलौना बन जाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि सरकारें जो हैं, जो राजनीतिक सरकारें हैं, जो पॉलिटिशियंस है, वो इन नौकरशाही को क्या करें, कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। करना जरूरी भी है क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि है। हमने, जनता ने जिनको चुना है और जनता सर्वोपरि है, तो उनकी बात चलनी चाहिए। पर दूसरी तरफ ये भी है कि जब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये बार बार में इनके काम में हस्तक्षेप करते हैं, यार अब वो व्यक्ति देश दुनिया की पूरी जानकारी, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ करके, एग्जाम दे करके यहां तक पहुंचा है, उसको ज्ञान ऑफकोर्स ही बात है उस नेता से ज्यादा होगा, उस मंत्री से, उस विधायक, उस सांसद से ज्यादा होगा। पर वो बार बार में ऐसा नहीं, ऐसा करो, जनता ने ये बोला, ये होना चाहिए। अब वो सही है गलत है, वो सुनो तो सही उसकी बात। तो बार बार में हस्तक्षेप करने से ये जो नौकरशाही है वो राजनीतिकों का क्या एक खिलौना बनकर के रह जाती है, पॉलिटिशियंस का सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बनकर के ही रह जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो संविधान ने उनको चुनने के लिए, उनकी भर्ती के लिए तो स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, यूपीएससी बनाया है, ठीक है, और राज्य के जो लोक सेवा आयोग है वो बनाए। परंतु कहा गया है कि जो अधिकारी वर्ग है उनके कार्यों के संपादन के लिए, मतलब जो वो कार्य कर रहे हैं उनके संपादन के लिए ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, बार बार में नेताओं का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होता है, उससे बचाव करने के लिए उनके पास कोई पावर नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त प्रावधान नहीं है। और यह भी महसूस करते हैं कि जनता के प्रति जो नौकरशाही का उत्तरदायित्व है, भाई नौकरशाही भी उतनी ही रेस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति जितने नेता हैं। पर अब नौकरशाही का जो इतना उत्तरदायित्व है उसके सही से कोई प्रावधान नहीं है कि भाई नौकरशाही को भी क्या रहना है, उत्तरदायित्व ही रहना है, मतलब आपको जवाब देना ही है जनता को आपने क्या करा है, क्या नहीं करा। पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। पर सूचना का अधिकार जब से आया है तो काफी बदलाव आए हैं, ठीक है, और ऐसे कदमों से और भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो कार्यपालिका है, विशेष करके प्रशासनिक कार्यपालिका, और भी ज्यादा एक्टिव होकर के और जनता के करीब जाएगी और जनता के करीब जाकर के जनता की समस्याओं का निराकरण करेगी। ओके, तो आज जो हमारा लेक्चर 10 वो पूरा कंप्लीट होता है और चैप्टर 4 कार्यपालिका वो भी कंप्लीट होता है। अब हम एक चैप्टर और करेंगे विधायिका वाला, लेजिस्लेचर। उसके बाद हम एक वाली जो किताब है राजनीतिक सिद्धांत, उस पर चर्चा करेंगे। वो भी एक बेहतरीन किताब है। अब इस किताब में तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लगेगा यार बार बार में वही संसद आ रही है, वही राष्ट्रपति आ रहे हैं। अब अगला चैप्टर भी पूरा संसद के बारे में, जो नेक्स्ट चैप्टर वो पूरा का पूरा लेजिस्लेचर के बारे में, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उन्हीं के बारे में। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री इनके बारे में पढ़ लिया, अब अगला लोकसभा, राज्यसभा उनके बारे में वो भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।